नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट को लेकर के। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट के लिए जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट हम एग्ज़ामिनेशन दे करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए या फिर पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है हम अपना एलिजिबिलिटी जो है चेक कर पाएँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो किस पैटर्न के ऊपर बेस्ड होता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको जो एज रिलैक्सेशंस है वो क्या क्या है, कितने एज तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको जो है सबसे पहले तो जो जेआरएफ होता है, तो आपको फेलोशिप करने के लिए, रिसर्च पेपर करने के लिए जो आपको वो सर्टेन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। तकरीबन वो स्कॉलरशिप 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में होता है। और कुछ अलाउंसेस वगैरह होते हैं, वो आपको कैसे मिल पाएंगे ये यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही आने वाले आगे के वीडियोस में हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको सवाल अगर उत्पन्न हो रहा हो मन में, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे हिंदी बेल्ट से आते हो या फिर इंग्लिश बेल्ट से आते हो, यानी कि आप जो है अपना लैंग्वेज हिंदी में चूज़ कर रहे होंगे एग्जामिनेशन के लिए या फिर इंग्लिश में चूज़ करना है, ये आप चूज़ कर सकते हो। इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। बस वही है कि जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे लाइक हिंदी, इंग्लिश, तो वो सब तो अपने ही लैंग्वेज में होंगे। अगर आप बाकी जो सब्जेक्ट्स चूज़ करने वाले हो, जैसे जिससे आप जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अपना जो है मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है, वो अगर आप सब्जेक्ट्स का लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करते हो तो इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी में ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। ये फ़िलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूजीसी नेट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट, आपका जो कमीशन की तरफ से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका कंडक्ट करवाया जाता है, एनटीए इस टेस्ट को कंडक्ट करवाती है। आपको हम बता दें कि पहले जो ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा था वो सीबीटी बेस्ड हो रहा था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था। लेकिन जून 2024, ये जो नोटिफिकेशन है जून 2024 से जो है दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन अब जो हो रहा है वो ऑफलाइन के मोड में हो रहा है। यानी आपको एक सेंटर बना दिया जाएगा, वहाँ पे जा कर के आपको ओएमआर शीट वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। जो भी आपको वहाँ पे अपना अटेंडेंस शीट वगैरह भरना होगा, वहाँ पे सब ऑफलाइन के प्रोसेस में ही होगा। ठीक है, पहले ऑनलाइन हो रहा था लेकिन अब ऑफलाइन के प्रोसेस में ही ये आपका करवाया जा रहा है। फिलहाल ये जून के लिए था। अभी अगर हम बात करें दिसंबर में जो एग्ज़ामिनेशन यूजीसी नेट का होना है, क्योंकि साल में 2 बार ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। जो स्टूडेंट अपियरिंग है अपना मास्टर्स में वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में वो भी भर सकते हैं, जो पास आउट है वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको पास होना ही चाहिए तभी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आगे हम बात करते हैं और भी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, तो नीचे हम जो है बुलेटिन के ऊपर जो है चलते हैं, यहाँ पे और भी डिटेल्स जो है हमें पता चलने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो यूजीसी नेट को लेकर के, यहाँ पे क्वालिफाइड फॉर, यहाँ पे 3 क्वालिफिकेशंस आपके रहेंगे। पहला क्वालिफिकेशन आप जेआरएफ के लिए करोगे, दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर, तीसरा है पीएचडी एडमिशन। यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड के लिए जो है कट ऑफ तय किए जाते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है। ठीक है, जेआरएफ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जो है सर्टेन जो है आपको अमाउंट स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, ये 2 और चीज़ जो बाकी बच रही है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं जो हायर कट ऑफ तय किया जाता है यूजीसी नेट की तरफ से, उसमें आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तीनों के लिए। अगर मान लीजिए कि 70% के अबव ये लोग कट ऑफ तय कर दिए, तो अगर आपका 70% के अबव आता है तो आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, यानी कि आपको हर महीने 37,000 रुपये समथिंग करके जो मिलेगा। ठीक है, अगर आप 70% से ऊपर का कट ऑफ अगर क्लियर नहीं कर पाए, स्टैंडर्ड कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, उससे नीचे रह गए, तो फिर आप जो है 2 चीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि आप जो इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ चल रहे हैं उसमें आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, ये दूसरा कट ऑफ जो आप क्लियर करेंगे तो। और अगर हम बात करें थर्ड, अगर आप मान लीजिए दूसरा कट ऑफ भी स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाए, थर्ड कट ऑफ एक सबसे लोअर कट ऑफ होता है। अगर आप सबसे लोअर कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं तो फिर आप जो है ओनली एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन, यानी कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आप अपना पीएचडी जो कंटिन्यू कर सकते हैं, पीएचडी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो चीज़ हो गई कि अगर आपने एक मेन हायर स्टैंडर्ड कट ऑफ अगर क्लियर किया तो फिर आपको जो है वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको जो है जेआरएफ भी करने का मौका मिलेगा, यानी आपको जो है फेलोशिप करने का मौका मिलेगा इधर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया तीनों के लिए ही, अगर मान लीजिए कि आप तीनों ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको 70%, अगर मान लीजिए ये कट ऑफ तय होता है ऊपर से, अगर ये कट ऑफ बना दिया गया तो फिर आपको 70% लाना होगा। अगर आप इससे नीचे रह जाते हैं तो फिर आपको उसके लिए जो है बताया मैंने क्राइटेरिया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद अब चलिए नीचे हम आपको स्क्रॉल करके लिए चलते हैं। यहाँ पे जो है बताया गया है पूरा डिटेल्स नीचे में, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बताया गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड मोड ओनली, यानी कि आप जो है ओएमआर बेस्ड आप एग्जामिनेशन देने वाले होंगे। फिर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए तो द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर्स में ही आपका जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। बोथ पेपर विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जितना भी आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पे रहने वाले हैं। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, कोई भी ब्रेकेज नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर के बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होगा। आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। 3 घंटे के स्लॉट में आपको जो है अपना एग्जामिनेशन देना रहता है। ठीक है, 3 आवर्स का स्लॉट आपका रहता है और इसके बीच में ही आपको ये दोनों पेपर देने का मौका मिलता है। ये नहीं है कि आधे टाइम में ये पेपर मिलेगा, आधे टाइम में वो पेपर मिलेगा। 3 घंटे के स्लॉट में ही आपको दोनों पेपर करना रहता है। पहला पेपर जो कॉमन सभी के लिए होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा आपसे, द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट इंटेंट्स द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, और आप इसमें जो है टीचिंग एबिलिटी का जो क्वेश्चन रहता है, रिसर्च एप्टीट्यूड का रहता है, मैथ्स से आपका रह सकता है, रीजनिंग। ठीक है, LRDI जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। और फिर आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेगा। ये 50 क्वेश्चन के अंदर ही आपको इतने क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन होता है, आप चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, सभी के लिए ये जो पहला पेपर होता है वो कॉमन रहता है। ठीक है, जिसमें कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद जो आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, ये सब का क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन के अंदर मिल जाने वाला है। यहाँ पे आपको जो टाइमिंग का बताया गया है 3 आवर्स 180 मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं मिलने वाला है आपको। बीच में आप कहीं भी उठ करके नहीं जा सकते। बाकी वॉशरूम के लिए तो निकलने दिया ही जाता है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद आप पेपर सेकंड में देखेंगे 200 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। पहला वाला पेपर 100 मार्क्स का था, दूसरा पेपर जो है 200 मार्क्स पर क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एसेस डोमेन नॉलेज, यानी कि आप जो पेपर सेलेक्ट करेंगे और आपका डोमेन से जो क्वेश्चंस रहेगा, यानी जिस डोमेन सब्जेक्ट से आपने अपना जो है मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो या फिर किया है, तो उससे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको ये सब जो है ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारा जो है आपको क्वेश्चन जो है आपके डोमेन से ही रहेगा, जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे। तो ये आपको बता दिया गया, 2 पेपर रहेंगे। दूसरा पेपर आपके डोमेन से रहेगा, पहला पेपर सबके लिए कॉमन रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। एज वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले एक और चीज़ आपके मन में आया होगा कि जो एग्जामिनेशन हम दे रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सी पॉइंट में आप देख सकते हैं, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप एग्जामिनेशन दीजिए, बेझिझक एग्जामिनेशन दीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग आपसे जो है यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो आपका ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स यहाँ पे बताया गया है, और फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्ड। कोई भी अगर इनकरेक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अन आंसर्ड और अन अटेम्प्ट, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो ऑब्वियस ही बात है उसका कोई मार्क्स आपको मिलने नहीं जा रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे और हम बताते हैं। तो देखिए अभी जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट, ये जून का ही है, बाकी आगे दिसंबर वाला अभी जारी नहीं हुआ है।
अभी जैसा कि बताया जा रहा है अभी 3rd वीक ऑफ नवंबर में ये नोटिफिकेशन फिर इसके लिए आउट हो जाएगा दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए आपको बताया गया जनरल हो, अनरिजर्व हो या फिर जो है आप जनरल EWS हो, कैंडिडेट हो हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी 55% मार्क्स विदाउट राउंड ऑफ। आपको 55% मार्क्स जो है ऑब्टेन करने पड़ेंगे अपने ये मास्टर्स में, ठीक है, तभी जो है आप फिर एलिजिबल हो पाएंगे इसके लिए। और मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी की तरफ से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी। और साथ ही आपको बताया गया इक्विवेलेंट वाले सब्जेक्ट्स भी इसके लिए मान्य है। और 55% जनरल अनरिजर्व जनरल EWS के लिए चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि 54.5 है तो ये राउंड ऑफ वगैरह नहीं चलेगा, आपका कंप्लीट 55% होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो है बताया गया है OBC SC ST इन लोगों के लिए फिर जो है आपको बताया कैंडिडेट हु हैव परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कैंडिडेट देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर। अगर आप फाइनल ईयर वगैरह में भी है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे जो OBC वगैरह के लिए जो बताया गया, जहाँ तक कि हमें पता है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एटलीस्ट 50% जो है स्टूडेंट्स को चाहिए OBC, नॉन क्रीमी लेयर और शेड्यूल कास्ट SC, यानी कि उसके बाद जो है शेड्यूल ट्राइब ST और PWD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स जो है चाहिए ही चाहिए, तभी जो है स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। फिर आपको यहाँ पे आगे बताया गया फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या फिर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप लोग एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, यानी नेट JRF का फॉर्म भरने के लिए आप लोग एलिजिबल हो। अब थोड़ा हम एज क्राइटेरिया को लेकर के बात कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो एज लिमिट एंड रिलैक्सेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताया गया है देयर इज़ नो अपर एज लिमिट अप्लाइंग फॉर UGC नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। एडमिशन टू PhD देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, यहाँ पे भी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन JRF के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है JRF नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। आप जो है मंथ के पहले दिन जो है आपका जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए या 30 साल से कम होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होने वाले JRF के लिए, ठीक है। यहाँ इसमें JRF में आपको पता है स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी एज की क्राइटेरिया है। यहाँ पे फिर बताया गया है रिलैक्सेशन of up to 5 years in provided to the candidate belongs to OBC NCL, यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो 5 ईयर का जो है उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन। ST SC उसके बाद है PWD थर्ड जेंडर और वुमेन एप्लीकेंट्स जो भी होंगे उनको भी जो यहाँ पे 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया आपने जो देखा। आपके मन में अगर इससे रिलेटेड कोई अदर सवाल है तो आप जो पूछ सकते हैं। फ़िलहाल ये आपको इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है, बाकी और भी जानकारी बुलेटिन में छपी हुई है। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। बेसिकली UGC नेट इसलिए होता है कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, अपना PhD वगैरह फेलोशिप वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप जो परमानेंट प्रोफेसर बनेंगे यूनिवर्सिटी के, जिसमें कि आपकी सैलरी मंथ के 80,000 से लेकर के 1,50,000 ये आपको पे स्केल के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होता है तो मिलता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे जुड़े और भी जानकारियाँ चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे हम सिलेबस सब्जेक्ट्स वगैरह की बात हम करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।